नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे ऑर्गेनन के क्वेश्चंस को। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स कभी ना कभी किसी न किसी पीएससी एग्ज़ाम में या यूपीएससी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन आज हम सिर्फ 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हु गेव द स्टेटमेंट व्हाट इज़ पावरफुल फॉर गॉड कैन बी पोटेंट फॉर एविल। What is powerful for God can be potent for evil. The right answer is option A, Dr. Boyd. B-O-Y-D, Dr. Boyd. The right answer is option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द स्टेटमेंट मैन इज ए मोर ससेप्टिबल टू ड्रग देन टू डिसीज बिकॉज देयर एक्शन में बी ए फोर्स अपॉन द इकोनॉमी। क्या स्टेटमेंट है फ्रेंड्स? मैन इज ए मोर ससेप्टिबल टू ड्रग देन टू डिसीज बिकॉज देयर एक्शन में बी ए फोर्स अपॉन द इकोनॉमी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एच ए रॉबर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट एच ए रॉबर्ट का था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेफरेंस फॉर एसेसरी मियाज्म इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफोरिज्म। द रेफरेंस ऑफ एसेसरी मियाज्म इज गिवन इन विच ऑफ फॉलोइंग एफोरिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एफोरिज्म नंबर 46। एसेसरी मियाज किसके अंतर्गत आता है? 46। ये आप लोग याद करते चलिएगा साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिसीज इन वेस्टर्न अफ्रीका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO एज ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेंडेमिक। पेंडेमिक उसको घोषित किया था WHO ने। ठीक है फ्रेंड्स, इबोला वायरस डिसीज इन वेस्टर्न अफ्रीका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय पेंडेमिक। जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस को भी पेंडेमिक घोषित किया गया था, उसी तरह। और ये क्वेश्चन कब के है फ्रेंड्स? दिल्ली MD एंट्रेंस 2014 में। ये क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड दैट द सिम्टम कमिंग लास्ट इन इम्प्रूविंग आर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। किसने कहा था कि सिम्टम कमिंग लास्ट इन इम्प्रूविंग आर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू? तो ये किसने कहा था? ये कहा था कैंट ने, डॉक्टर कैंट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 6 नंबर, हु रोट द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन ऑफ बोरिक 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेम्स क्रूज। जेम्स क्रूज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हु रोट द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन ऑफ बोरिक इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैनीमन जी के डेथ के बाद फिर ये 6th एडिशन पब्लिश हुई थी, और उसको ट्रांसलेट किसने किया था? जेम्स क्रूज ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंगेस्ट फॉलोइंग डिड नॉट एक्सप्रेस द होम्योपैथी मेथड ऑफ क्योर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जीनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जीनर ने कहा था। हु अमंगेस्ट फॉलोइंग डिड नॉट एक्सप्रेस द होम्योपैथी मेथड ऑफ क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, इन आइसोपैथी द वायरस इज ए गिवन टू पेशेंट हाईली पोटेंटाइज एंड consequently in a alert condition. The cure is affected only by the opposing a similimum. To similimum is the given by. The right answer is option A, footnote to aphorism 56. The right answer is option A. In isopathy, the virus is given to the patient highly potentized and consequently in a altered condition. The cure is affected only by the opposing a similimum to similimum. Similimum is given by. ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फुटनोट टू एफोरिज्म नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए होम्योपैथी लॉ। कौन सा इसमें से होम्योपैथी लॉ नहीं है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। द क्वालिटी ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज बाय इट्स क्वांटिटी। फंक्शन डज नॉट क्रिएट ए डेवलप द ऑर्गन एंड दे नेवर रिपीट योर रेमेडी एज लॉन्ग एज इट इज कंटिन्यूअस टू एक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इज द not a homeopathy law. Function does not create or develop the organ.
फंक्शन डज नॉट क्रिएट एंड डेवलप द ऑर्गन, बाकी सारे होम्योपैथी लॉ के अंतर्गत आते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। द क्वालिटी ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज बाय इट्स क्वांटिटी एंड द नेवर रिपीट योर रेमेडी एज लॉन्ग एज इट इज़ कंटिन्यूअस टू एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु सेड द डिसाइव अमाउंट is always minimum as infinitesimal? The decisive amount is always minimum as a infinitesimal. The right answer is option C, Finke. The right answer is option C, Finke. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Who made the statement a miasm is according to Hahnemann are infecting agent and causes of disease? A miasm is according to Hahnemann are infecting agent and causes a disease. ये किसने कहा था? The right answer is option D, जॉन वेयर ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, miasm is according to Hahnemann are infecting agent and causes of disease, जॉन वेयर ने कहा था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इज नॉट इजली अमेनेबल टू होम्योपैथी ट्रीटमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इडियोसिनक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट इजली अमेनेबल टू होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ससेप्टिबिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है इजली, एलर्जी को भी, लेकिन इडियोसिनक्रेसी को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज कंसिडर्ड टू हैव ए ब्रॉड कैंड इनटू होम्योपैथी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर फेलन। हु कंसिडर टू हैव ए बोर्ड कैंट टू होम्योपैथी? कैंट होम्योपैथी के प्रति कैंट के मन में किसने जागृत किया था? डॉक्टर फैलन ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14। पर्सन अफेक्टेड विथ ए नर्वस और एबनॉर्मल कंप्लेंट शुड टेक व्हाट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सन अफेक्टेड विथ ए नर्वस और एबडोमिनल कंप्लेंट शुड नॉट टेक ए सिट्रिक एसिड विथ लो एसिड कंटेंट, नॉट टेक ए विनेगर और बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीरीज ऑफ पोटेंसीज ए गिवन बाय, ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका आंसर। साथ ही साथ आप लोग इसको सॉल्व भी करते जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी डालते जाइए, तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर है जेटी कैंट। सीरीज ऑफ डिग्री किसने दिया था? सीरीज ऑफ पोटेंसी इज ए गिवन बाय जेटी कैंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रोथेरेपी डील्स विद द सेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 286। इलेक्ट्रोथेरेपी इज ए गिवन इन द 286 of 6th edition of Organon of Medicine. Next question है friend, question number 17. The subject of anatomy, physiology are not only life but the only a result of life is said by, ये किसने कहा था? ये कहा था धुनम ने। The right answer is option A, धुनम ने। The subject of anatomy, physiology are not the only life but only result of life. ये life नहीं बल्कि result of life है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऑर्गन ऑफ रेटिनल मेडिसिन वाज द नेम ऑफ, कौन से एडिशन में ये नाम था? ऑर्गन ऑफ रेटिनल मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एडिशन में था। आप लोग सारे एडिशन याद कर लीजिएगा, कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी और कितने सेक्शन थे, तो ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें MPPSC 2013 में पूछे गए ऑर्गेनल के क्वेश्चंस को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। डॉक्टर CFS हैनीमन जी का फुल नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन, पब्लिश्ड हिज क्रॉनिक डिसीज इन द ईयर ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1828, हिज क्रॉनिक डिसीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब याद रखिएगा तो आप लोग को ईयर भी याद हो जाएंगे। हैनीमन इज पब्लिश हिज क्रॉनिक डिसीज इन द ईयर 1828। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Dr. CFS Hahnemann published the second augmented edition of his Rene is the right answer is option C, 1822. Second augmented edition of his Rene. Next question देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. Dr. Hahnemann famous book The Friend of Health is a 2-volume was published in the right answer is option B, 1792 to 1795.
फ्रेंड ऑफ हेल्थ इज पब्लिश इन दिस ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ बर्ड आई व्यू ऑफ डॉक्टर हैनीमन ऑर्गनन इज रिटन बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क। अ बर्ड आई व्यू ऑफ डॉक्टर हैनीमन ऑर्गनन इज रिटन बाय ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क ने लिखा था ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गनन डिड हैनीमन मेंशन द रिपीटिशन। किस एडिशन में रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन के बारे में मेंशन किया है उन्होंने। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6th एडिशन में। 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन के बारे में मेंशन किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एंटीडोटल सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन। द राइट आंसर इज, आप लोग भी टिक करते चलिए तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी साथ में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द ओरिजिनल सिम्टम प्लस द न्यू सिम्टम विथ मोर एम्फासिस ऑन द न्यू सिम्टम। एंटीडोट कब करते हैं अपन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को, ओरिजिनल सिम्टम प्लस न्यू सिम्टम विथ मोर एम्फासिस ऑन द न्यू वंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लेंट्स एमुलेटेड बाय हीट एंड एग्रावेटेड इन विंटर इज द सिम्टम ऑफ। ये कौन से म्याज के सिम्टम है, एमुलेशन इन हीट एंड एग्रावेशन इन द विंटर। तो इसका राइट आंसर है शोरिक म्याज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कॉमन सिम्टम है ये, हीट से एग्रावेशन है एंड हीट से एमुलेशन एंड विंटर से एग्रावेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा इज द एप्लीकेबल ऑफ। कौन सी पैथी में ये एप्लीकेबल है, तो ये तो आप लोग को पता ही है, हमारे होम्योपैथी में एप्लीकेबल है ये। कॉजा ओकेजनली कॉजा इफेक्टस सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 27, टू मच और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर इज द सिम्टम ऑफ। कौन से मियाज में है ये। द राइट आंसर इज साइकोटिक मियाज में। साइकोटिक मियाज में टू प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के सिम्टम है, साथ ही साथ उसको बियर की क्रैबिंग रहती है और भी बहुत सारे सिम्टम है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28, बिल्डिंग अप ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा इज गिवन फ्रॉम एफोरिज्म नंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 143 to 145। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्डिंग अप ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा इज ए गिवन एफोरिज्म नंबर 143 to 145। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29, इंटरमिटेंट डिसीज इज रिकर एट सर्टन पीरियड, रिकर एट अनसर्टन पीरियड और ओकेजनली रिकर एंड नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिकर एट सर्टन पीरियड। इंटरमिटेंट डिसीजेस कुछ समय बाद फिर से रिपीट होता है, तो रिकर एट सर्टन पीरियड इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, थ्योरेटिक मेडिसिन इज ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्योरेटिक स्टडी ऑफ डिसीज। थ्योरेटिक मेडिसिन इज द थ्योरेटिक स्टडी ऑफ डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31, ए होम्योपैथी फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए प्लेसिबो फर्स्ट टाइम एंड सल्फर 200 C सेकेंड टाइम। द सल्फर शुड बी कॉल्ड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम ने फिजिशियन ने पेशेंट को क्या दे दिया, प्लेसिबो दे दिया, और सेकेंड टाइम जब पेशेंट आया तो उसको सल्फर 200 दे दिया, तो ये कहलाएगा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट को फिजिशियन ने प्लेसिबो दिया था, तो ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योरिंग इज ए गिवन इन एफोरिज्म नंबर। ऑप्शन बी 71। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 71। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर भी थोड़ा मैच कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए कभी भी, वैसे पॉसिबल नहीं लेकिन कभी हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ आंसर गलत है करके, तो अपन उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इन 1797 डॉक्टर हैनीमन यूज फर्स्ट टाइम वेरेट्रम एल्बम फॉर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉलिक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1797 डॉक्टर हैनीमन यूज ए फर्स्ट टाइम वेरेट्रम एल्बम फॉर कॉलिक के लिए ने यूज़ किया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34, लेक्चर एंड एसे ऑन होम्योपैथी फिलोसफी इज द बुक ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। लेक्चर एंड एसे ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी बुक किसने किया था? डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर डॉक्टर हैनीमन हैज़ एडवाइज टू प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। इंटरमिटेंट फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा था हैनीमन जी ने? द राइट आंसर इज एंटीसोरिक मेडिसिन इन लो पोटेंसी। इंटरमिटेंट फीवर के लिए एंटीसोरिक मेडिसिन इन लो पोटेंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ J.T. Kent ऑन फिलॉसफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द सिक। द फर्स्ट लेक्चर ऑफ Dr. J.T. Kent on philosophy is the sick. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज इज गिवन इन एफोरिज्म नंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 284। 284 में उन्होंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफोर के बारे में ने बताया है फ्रेंड्स। 284 एफोरिज्म नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिम्टम इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिसीज एग्रावेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिम्टम इज द डिसीज एग्रावेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अटैक सेवरल पर्सन एट सेम टाइम हियर एंड देयर इज ए कॉल द sporadic disease. The right answer is option B sporadic disease. Attack of several person at same time here and there is called the sporadic disease. एक ही समय में एक ही बीमारी लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ही हो रही हो तो उसको स्पोरेडिक डिसीज़ के अंतर्गत आएगी। एपिडेमिक में क्या होता है कि पूरे कम्युनिटी में फैल जाती है डिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और पेंडेमिक तो आप ही जानते हैं बहुत सारे महाद्वीपों को कवर करती है और बहुत, जैसे अभी कोरोना वायरस है पूरे पेंडेमिक का फॉर्म ले लिया था तो उसको पेंडेमिक कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज गिवन इन एफोरिज्म नंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर इज एफोरिज्म नंबर 4। तो ये थे फ्रेंड्स MPPSC 2013 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चन। अब चलिए आगे देखते हैं अपन UPSC 2016 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चंस को। तो इसमें क्वेश्चन 41 है। मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली वेयर द डिसीज अकर्स ओनली कंडीशनली अपॉन ह्यूमन हेल्थ, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड? क्या बोल रहा है फ्रेंड क्वेश्चन, अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली वेयर द डिसीज अकर ओनली कंडीशनली अपॉन द ह्यूमन हेल्थ, व्हाट इज द कंडीशन इज कॉल्ड द ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ससेप्टिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हैपन टू डिसिमिलर डिसीज अकर इन ह्यूमन बॉडी, द लेटर वन इज द स्ट्रॉन्गर देन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन। तो क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में क्या होगा? सस्पेंशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो वीकर वन है वो बॉडी में दब जाएगा और जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन डिसीज़ है वो प्रोमिनेंट रहेगा और जो वीकर वन है वो सस्पेंशन रह जाएगा, इन्हें दब जाएगा वो। When two dissimilar disease occur in the human body, the latter one is stronger than the already existing one is the suspension. ठीक है, लेटर वाला जो बाद में आया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा पहले वाले से, तो पहला वाला क्या होगा? सस्पेंशन हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43। द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ डिस्चार्ज इन साइकोटिक म्याज। साइकोटिक म्याज में डिस्चार्ज की स्मेल कैसी रहती है? फिश ब्रेन स्मेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फिश ब्रेन स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिसीज आर कॉज्ड बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस कहते हैं उसको। इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिसीजेज अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45। अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ ड्रग इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, कंफ्यूज एक्शन और क्रिएटिव एक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइमरी एक्शन। अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ ड्रग इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन जानते ही हैं
प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का होता है और सेकेंडरी एक्शन हमारे खुद के वाइटल फोर्स का होता है, जिसके द्वारा फिर हमारी डिसीज़ पूरी तरह से चली जाती है और हम परमानेंट क्योर हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस कंटेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिकॉर्ड ऑफ सिम्टम ऑफ ड्रग वाइल प्रूविंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम ड्रग वाइल प्रूविंग के दौरान मेंशन किया गया है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड मियास। द राइट आंसर इज, आपको लोग को आंसर पता ही होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड मियास, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और वूपिंग कफ। तो इसमें आंसर तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया गया है, 1 2 3 मीन्स तीनों को दिया गया है फिक्स्ड मियास में। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउट है, मैंने कई जगह पढ़ा है फ्रेंड्स, इसका आंसर सिर्फ स्मॉल पॉक्स दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें तीनों आंसर दिया गया है, लेकिन मैंने बहुत जगह पढ़ा है सिर्फ स्मॉल पॉक्स को ही फिक्स्ड मियास के अंतर्गत लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को अपन सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसमें डाउट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48, प्राइमा कॉजे मॉर्बी मीन्स से। द राइट आंसर इज प्राइमरी कॉज ऑफ द डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्राइमा कॉजे मॉर्बी मीन्स से प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ स्ट्रोक टू गिवन बाय प्रिपेयरिंग ईच पोटेंसी बाय सक्शन, हाउ मैनी स्ट्रोक डज डॉक्टर हैनीमन एडवोकेट इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 सक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक गिवन बाय प्रिपेयरिंग ईच पोटेंसी बाय सक्शन, हाउ मैनी स्ट्रोक डज डॉक्टर हैनीमन एडवोकेट इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2 सक्शन इज ए गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, prolonged administration of partial selected medicine repeated may develop a disease known as। The right answer is option C, drug disease as well as iatrogenic disease। क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें, prolonged administration of partial selected medicine repeated may develop a disease known as ड्रग डिसीज, साथ ही साथ मेडिसिन के भी डिसीज सिम्टम आने लग जाते हैं इसमें। तो इसको अपन कहेंगे ड्रग डिसीज एज वेल एज iatrogenic disease। prolonged administration of partial selected medicine repeatedly may develop a। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हनीमान रोट इन फेवर ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एफोरिज्म 284 एंड एफोरिज्म 285। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन एफोरिज्म नंबर 284 एंड एफोरिज्म नंबर 285। ठीक है फ्रेंड्स, एफोरिज्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वी सी डॉक्टर हैनीमन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एफोरिज्म 196 टू एफोरिज्म 203। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें क्या है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है 196 एंड 203। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया 6th एडिशन में 284 एंड 285 में, और इसमें डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा। मैंने जो इसमें आंसर दिया वही आप लोग को मैं बता रही हूँ। अगर कुछ डाउट हो या कुछ गलत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53, इन विच एफोरिज्म हैज़ डॉक्टर हैनीमन मेंशन अबाउट द लिटरेट प्रूवर। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी दिया है फ्रेंड्स, लेकिन इसके आंसर में डाउट है क्योंकि एफोरिज्म नंबर 139 मैंने देखा है इसमें ये इलिटरेट प्रूवर के लिए होता है, और एफोरिज्म नंबर 140 ये होता है लिटरेट प्रूवर के लिए। देखिए इस चार्ट में इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है
139 है इलिटरेट पुअर के लिए एंड 140 है लिटरेट पुअर के लिए। तो इसका राइट आंसर 140 डी होना चाहिए। तो आप लोग को अगर कंफर्म हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अप्रूविंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द ऑप्शन ए इज द सेकेंडरी एक्शन इज ए रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए नार्कोटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ड्रग एक्शन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग कैन बी ascertained बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? केमिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन एंड डायनेमिक एक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डायनेमिक एक्शन। ड्रग एक्शन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग कैन बी ascertained बाय द डायनेमिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 55। ड्रग एक्शन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग कैन बी ascertained बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन 1 केमिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन एंड द डायनेमिक एक्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, मीन्स तीनों इसमें आएंगे फ्रेंड्स। केमिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन एंड डायनेमिक एक्शन। ड्रग एक्शन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, चंडीगढ़ पीएससी 2010 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चंस को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 है। इन सेकेंड एंड थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन द मिसिंग एफोरिज्म इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 216, 217 एंड 218। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ड्यूटी ऑफ फिजिशियन इफ नो इम्प्रूवमेंट फॉलो आफ्टर गिविंग द ड्रग विच हैव अल्टरनेटिंग एक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गिविंग ए इक्वली स्मॉल डोज ऑफ सेम मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? ड्यूटी ऑफ फिजिशियन इफ नो इम्प्रूवमेंट फॉलोइंग ए ड्रग after giving the drug which have be alternating action is give equally small dose of same medicine. Next question देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58। During the course of LM potency if there is aggravation then medicine to be taken from second and third cup is this setted in? The right answer is option B. Aphorism 248 footnote 6th edition of Organon of Medicine. The right answer is option B. क्या बोल रहे हैं फ्रेंड इसमें? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ LM potency if there is aggravation then medicine is to be taken from the second and third cup is stated in Aphorism 248 footnote 6th edition. Next question है क्वेश्चन नंबर 59। Among the 12 observation which observation are unfavorable? कौन कौन से ऑब्जर्वेशन अनफेवरेबल हैं इसमें? The right answer is option A 5th, 7th, 10th and 12th. ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं? 5th, 7th, 10th एंड 12th। चलिए कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। अभी तक तो आप लोग को अच्छे से याद भी हो गया होगा 12 ऑब्जर्वेशन, किसमें फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, और सारे 12 ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। फिर भी चलिए एक बार अपन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है? प्रोलॉन्ग एग्रावेशन फॉलोड बाय फाइनल डिक्लाइनेशन ऑफ द पेशेंट। तो इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है? वेरी बैड है, क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हो रहा है बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद ही पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बैड होगी। द केस हैज़ टेकन एन इनक्यूरेबल डायरेक्शन एंड द इरिवर्सिबल चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस एंड मेडिसिन गिवन वॉज टू नॉट टू गुड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके हैं बॉडी में, और आप जो मेडिसिन दिए हैं वो वर्क ही नहीं कर रही है। ठीक है, और प्रोलॉन्ग एग्रावेशन भी साथ में हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बैड है। तो आपको क्या करना चाहिए? गिव ए मेडिसिन इन नॉट मोर देन 30 पोटेंसी। इस कंडीशन में आपको 30 पोटेंसी ज़्यादा पोटेंसी मेडिसिन नहीं देनी है। उसी तरह सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? प्रोलॉन्ग एग्रावेशन विथ फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पेशेंट में अगर यदि आप मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें
प्रोलॉन्ग एग्रावेशन के बाद फिर धीरे धीरे उसमें फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन आपके पेशेंट के लिए बहुत ही गुड है और इससे प्रोग्नोसिस गुड हो रही है। फिर भी प्रोलॉन्ग एग्रावेशन है लेकिन प्रोग्नोसिस गुड है, क्योंकि बाद में फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद। द केस वॉज ए बॉर्डर लाइन एंड वॉज एट द वर्ज ऑफ बिकमिंग इनक्यूरेबल। देयर वॉज ए बिगिनिंग ऑफ द मार्क टिश्यू चेंजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, लेकिन फाइनल क्या हो रहा है, एग्रावेशन के बाद फाइनल स्लो एंड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये प्रोग्नोसिस गुड है इसमें। द केस वॉज ए बॉर्डर लाइन एंड वॉज एट द वर्ज ऑफ बिकमिंग इनक्यूरेबल। देयर वॉज ए बिगिनिंग ऑफ मार्क टिश्यू चेंजेस थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, टू गिव ए रेमेडी मोर देन 30 पोटेंसी। तो इस कंडीशन में पेशेंट को आपको 30 से फिर 201 एम पोटेंसी की ओर जाना है। लेकिन फर्स्ट वाले में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन हो रहा है, तो आपको 30 पोटेंसी से आगे जाना ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये हमारे होम्योपैथी एग्रावेशन के अंतर्गत आता है। पेशेंट में क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें रैपिड इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये प्रोग्नोसिस वेरी गुड है। तो इसमें आपने जो मेडिसिन सिलेक्ट की है वो बहुत ही करेक्ट है वो। एंड इम्प्रूवमेंट मार्क्ड, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन इस वजह से आपको इम्प्रूवमेंट भी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, आपने जो मेडिसिन दी वो सही है, इसलिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है इसमें। जो मेडिसिन दी है उसी को चलते रहने देना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये कंडीशन भी गुड है, क्योंकि पेशेंट में हमको एग्रावेशन देखने को नहीं मिल रहा है। आपने जो मेडिसिन दी वो अच्छा वर्क कर रही है, साथ ही साथ आपको रिकवरी भी देखने को मिल रहा है पेशेंट में। लेकिन गुड इन एक्यूट कंडीशन बट डाउटफुल इन क्रॉनिक केस में। एक्यूट कंडीशन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन क्रॉनिक केस में डाउटफुल है कि सही है कि नहीं है, आगे चल के प्रॉब्लम फिर से एग्रावेट तो नहीं हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये डाउटफुल है फ्रेंड्स। इन दिस केस द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, डोज, पोटेंसी आर सुटेबल एंड नो पैथोलॉजिकल चेंजेस प्रेजेंट द डिसीज फंक्शनल लेवल। तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, इट बेस्ट सीन इन द एक्यूट केस, रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज सीन, सिलेक्ट द डीपर मेडिसिन इन क्रॉनिक केस। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉनिक केस के लिए आपको डीपर मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक केस में डाउटफुल है कि आपने जो मेडिसिन दी है वो आगे चल के इसमें एग्रावेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल के रिकवरी होगी कि नहीं, कहीं उससे फिर से एग्रावेशन तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अपन को डीप मेडिसिन सिलेक्ट करनी है क्रॉनिक केस के लिए, लेकिन एक्यूट कंडीशन के लिए सही है ये। नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, एम्यूलेशन कम फर्स्ट एंड देन एग्रावेशन कम आफ्टर। आपने जो मेडिसिन दी है उसमें आपको एम्यूलेशन पहले मिल गया, लेकिन बाद में फिर से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, तो ये कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी। मेडिसिन प्रिस्क्राइब एक्टेड सुपरफिशियली एंड हैज़ ए पैलिएट द केस और द पेशेंट इज़ ए इनक्यूरेबल स्टेट। मीन्स आपने जो मेडिसिन दी है वो पेशेंट को सुपरफिशियली ठीक कर रहा है, डिसीज़ को पैलिएट कर रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से वो कंडीशन आ जाएगी और पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसमें प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है अपन को, मेडिसिन प्रिस्क्राइब एक्टेड सुपरफिशियली एंड हैज़ ए पैलिएट द केस और द पेशेंट इज़ ए इनक्यूरेबल स्टेट। व्हाट टू डू, रीकेस टेकिंग एंड प्रिस्क्राइब ए न्यू मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को फिर से केस टेक करने हैं, अच्छे से केस टेकिंग लेना है, उसके बाद फिर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रोग्नोसिस वेरी पुअर है, इसमें भी थोड़ी देर के लिए पेशेंट को आराम मिलता है। इन दिस केस व्हेन देयर इज़ ए टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम एंड द केस शुड बी री एग्जामिन एंड द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर शुड बी फाउंड आउट। In this case, the patient may have done something to interrupt action of the remedy. It is seen in the case of chronic case, and it is indicate that the pathological set in this case, and the patient may have done something to interrupt action of the remedy. It is seen in case of chronic one, and then it is indicate that the pathological is set in the prognosis would be bad. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन ख़राब है, पैथोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा हो गए हैं और इसमें थोड़ी देर के लिए पेशेंट को रिलीफ मिलती है, बाद में मिलती नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रिपीट रेमेडी मोर फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट डिसीज़।
नेक्स्ट है सेवन्थ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, फुल टाइम एम्यूलरेशन ऑफ द पेशेंट या सिम्टम येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है फ्रेंड्स, फुल टाइम एम्यूलरेशन ऑफ द सिम्टम बट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। पुअर प्रोग्नोसिस इसमें पेशेंट कैन नॉट बी क्योर, पेशेंट तो पूरी तरह से क्योर हो ही नहीं रहा है, उसको फुल टाइम आराम तो मिल रहा है लेकिन उसकी डिसीज़ पूरी तरह से नहीं जा रही है, उसको कंप्लीट क्योर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है अपन को, इट्स इन लेटर कंडीशन ऑफ द लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशन द इम्प्रूवमेंट इज एट द सर्टन डिग्री। एग्जाम्पल भी दिया है फ्रेंड्स, पेशेंट विथ वन किडनी कैन ओनली इम्प्रूव टू सर्टन डिग्री। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, द सिम्टम विल बी एमुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ रेमेडीज बट इट अप टू सर्टन डिग्री, बियॉन्ड दैट इज ए नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए उसको आराम मिलेगा लेकिन डिसीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो इसमें क्या, फुल टाइम एमुलेशन ऑफ द सिम्टम या नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट है। ठीक है, तो व्हाट टू डू, पेशेंट कैन ओनली बी पैलिएटेड, पैलिएट ही किए हैं अपन, उसको परमानेंट क्योर नहीं कर पाए हैं अपन। एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, सम पेशेंट प्रूव एवरी मेडिसिन। कुछ पेशेंट इडियोसिंक्रेटिक होते हैं, कुछ मेडिसिन, कुछ खाने पीने चीज़ों के लिए प्रिस्क्राइब देम लो और मॉडरेट पोटेंसी। आपको क्या करना चाहिए, लो एंड मॉडरेट पोटेंसी प्रिस्क्राइब करने चाहिए ऐसे इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट के लिए। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्शन अपॉन द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर। टेंथ ऑब्जर्वेशन क्या है, न्यू सिम्टम अपेयर, नए सिम्टम आने लगते हैं, अपन आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, पुराने के साथ साथ नए सिम्टम भी हमको देखने को मिलते हैं, तो इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, अनफेवरेबल है। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या है, मेडिसिन इज़ रॉन्ग, आपने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो रॉन्ग है क्योंकि नए सिम्टम भी आने लग गए और जो डिसीज़ है उसके सिम्टम तो पहले वाले के वो भी गए नहीं हैं, तो आपने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो रॉन्ग है। नॉन होम्योपैथी टू अ कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट टू डू, if new symptoms are not serious then it is wise to let them pass off, but if they are serious the case taking is advised, use old and new symptom to decide on medicine। यदि जो नए सिम्टम आए हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, कुछ थोड़े से हैं, माइल्ड हैं, तो वो अपने आप ही चले जाएंगे, लेकिन यदि सीरियस है वो न्यू केस जो आपके साथ न्यू सिम्टम आए हैं तो वो कंडीशन अगर ख़राब हो गई है तो ओल्ड सिम्टम के साथ मिल करके वो और डेंजरस हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड सिम्टम एंड न्यू सिम्टम दोनों को लेकर के, सिम्टम को लेकर के आपको केस टेकिंग करनी है और नई मेडिसिन उनको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं 11th ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओल्ड सिम्टम रीअपेयर। हेयरिंग लॉस सिम्टम है, हेयरिंग के तीन थे ना, अबाउट डाउनवर्ड, विथ इन आउटवर्ड, एक और क्या था कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, तो ये तीन थे उसके हेयरिंग लॉस के। तो व्हेन ओल्ड सिम्टम फिर से आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये इसके भी कंडीशन इसकी वेरी गुड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने मेडिसिन दिए हैं, जो पुराने सिम्टम है वो भी बाहर आएंगे और मेडिसिन देने के साथ साथ वो भी ठीक होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स 11th ऑब्जर्वेशन, व्हेन द ओल्ड सिम्टम रीअपेयर। हियरिंग लॉ ऑफ क्योर के ऊपर डिपेंड रहेगी। हियरिंग लॉ ऑफ क्योर आप लोग को पता ही होगा, इसमें तीन थे ना, अबाउट डाउनवर्ड्स, विथ इन आउटवर्ड, सिम्टम आपके अंदर से बाहर की ओर जाएंगे धीरे धीरे करके, एंड अबाउट डाउनवर्ड्स और एक और कुछ ऐसी था, तो उस डायरेक्शन में ये 11th ऑब्जर्वेशन वर्क करेगी। तो इसमें प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, वेरी गुड रहेगी क्योंकि इसमें ओल्ड सिम्टम बाहर निकल के आएंगे और धीरे धीरे करके ये ठीक होने लगेगा। द पेशेंट इज़ ऑन द रोड ऑफ रिकवरी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, इफ़ द ओल्ड सिम्टम स्टे देन ए रिपीटिशन ऑफ द डोज इफ ऑफन नेसेसरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 12th ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स, सिम्टम्स टेक ए रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, प्रोग्नोसिस वेरी पुअर रहेगी एंड द रॉन्ग मेडिसिन वॉज ए गिवन, आपने जो मेडिसिन दी है वो गलत है, तो आपको क्या करना है, एंटीडोट द इमीजिएटली, आपको मेडिसिन को तुरंत एंटीडोट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 12 ऑब्जर्वेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 12 ऑब्जर्वेशन में से एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अमंग द 12 ऑब्जर्वेशन विच ऑब्जर्वेशन आर अनफेवरेबल। तो हमने देखा है 5th, 7th, 10th एंड 12th इज़ द रॉन्ग, इसमें प्रोग्नोसिस वेरी बैड है। 5th क्या था, 5th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था इसमें, एम्यूलेशन कम फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, 7th में क्या था, फुल टाइम एम्यूलेशन बट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। 10th वाले में क्या था, न्यू सिम्टम अपेयर हो रहे हैं, और 12th वाले में क्या था, सिम्टम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये चारों जो थे वो अनफेवरेबल हैं। बाकी फेवरेबल कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60। अकॉर्डिंग टू हैनीमन, ए पर्सन हु इज़ टू बी मेस्मराइज शुड नॉट बियर ए सिल्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 61। कैम्फर इज एंटीडोटेड बाय, किससे एंटीडोट होती है ये मेडिसिन? ऑप्शन बी, ओपियम से। कैम्फर इज एंटीडोटेड बाय ओपियम। नेक्स्ट है 62। प्रोन टू क्रेव फ्रॉम स्पिरिचुअस लिक्वेयर, it is a belong to which miasmatic state? The right answer is option D, tubercular। ठीक है फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 62। प्रोन टू क्रेव फ्रॉम स्पिरिचुअस लिक्वर, इट इज़ बिलोंग टू विच मियाजमेटिक स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलर। स्पिरिचुअस लिक्वर की डिज़ायर रहती है किस मियाज्म में? ट्यूबरकुलर मियाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। ड्यूरिंग द प्रूविंग ऑफ द नारकोटिक वी ऑब्जर्व द सेकेंडरी एक्शन। तो ये तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 64। यूजुअली एग्रावेटेड फ्रॉम ईटिंग एनी फूड एंड एमुलेटेड बाय लाइंग ऑन द स्टमक और बाय द प्रेशर बिलोंग टू द सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिटिक और ट्यूबरकुलर। तो कौन में किस मियाज में रहेगा फ्रेंड्स? ये साइकोटिक मियाज में ये सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। क्या रहेगा? यूजुअली एग्रावेटेड फ्रॉम ईटिंग एनी फूड एंड एमुलेटेड बाय लाइंग ऑन स्टमक और बाय द प्रेशर बिलोंग टू। तो ये साइकोटिक मियाज में हमको देखने को मिलेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। फादर ऑफ होम्योपैथी वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस के फादर कौन थे? तो ये थे एम लक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एम लक्स। नेक्स्ट देखते हैं 66। मैडमे हैनीमन रिक्वेस्टेड परमिशन फ्रॉम द पुलिस टू कीप द मास्टर हैनीमन डेड बॉडी फॉर, कितने दिनों के लिए डेड बॉडी को रखने के लिए कहा था उनने? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 14 to 20 days। ठीक है फ्रेंड्स, मैडमे हैनीमन रिक्वेस्टेड टू परमिशन फ्रॉम द पुलिस टू कीप ए मास्टर हैनीमन डेड बॉडी फॉर 14 to 20 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ टेम्पोरा ओ मोर हैज़ बीन स्टेटेड बाय हैनीमन इन कनेक्शन टू द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूज़ ऑफ एल्कोहल के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ओ टेम्पोरा ओ मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। होम्योपैथी एग्रावेशन इज द प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन और द अल्टरनेटिंग एक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइमरी एक्शन। तो अपन इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। होम्योपैथी एग्रावेशन प्राइमरी एक्शन होती है। अपन कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट के ऊपर होम्योपैथी एग्रावेशन देखने को मिलता है। उसके बाद वो मेडिसिनल डिसीज़ हमारे बॉडी में बन जाती है और वो मेडिसिनल डिसीज़ को फिर हमारा वाइटल फोर्स बाहर निकालता है, जिसको कि अपन सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन किसके थ्रू होगा? हमारे वाइटल फोर्स के द्वारा होगा। और प्राइमरी एक्शन किसके द्वारा आता है? होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा, जिसे कि अपन होम्योपैथी एग्रावेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू हैनीमन हाउ लॉन्ग द पावर ऑफ ग्लोब्यूल्स रिमेन डिमिनाइज्ड and used for affliction kept away from sunlight? The right answer is option D, 18 to 20 years तक अपन इसको रख सकते हैं। According to Hahnemann, how long the power of globules remain undiminished and used for affliction it kept away from sunlight in 18 to 20 years। पहली MD एंट्रेंस 2010 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मियाज्म हैज़ द सिम्टम डिज़ायर फॉर कोल्ड फूड? कोल्ड फूड की डिज़ायर किस मियाज्म में रहती है? तो वो रहती है सिफिलिस मियाज्म में। वार्म फूड की डिज़ायर सोरा में रहती है। एंड बियर की डिज़ायर साइकोसिस में रहती है। एंड ट्यूबरकुलर का स्वीट्स है क्या? आई थिंक नहीं, स्वीट्स तो सोरा का भी है, इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोल्ड फूड का है सिफिलिस है, साइकोसिस को बियर की क्रैबिंग रहती है, सोरा को वार्म फूड की क्रैबिंग रहती है, साथ में स्वीट की भी डिज़ायर रहती है। ट्यूबरकुलर का आप लोग देख के मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस मियाज में किस चीज़ की डिज़ायर ज़्यादा रहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन इज एक्सप्लेन्ड इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन द
ऑप्शन सी, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 29। ये क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन हैज़ ए गिवन आइडिया अबाउट द केस टेकिंग इन, किसमें दिया था उन्हें? ऑप्शन सी, केस टेकिंग के बारे में किस अफॉरिज्म में है? 83 to 104 अफॉरिज्म में केस टेकिंग के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर इज, ये कौन से ऑब्जर्वेशन में था? अभी हमने देखा है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। द राइट आंसर इज ऑप्शन 9, एक्शन अपॉन द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर इज द ऑब्जर्वेशन 9 में है ये। न्यू सिम्टम अपेयर होते हैं 10th में, हियरिंग लॉ ऑफ क्योर मीन्स ओल्ड सिम्टम अपेयर होते हैं 11th ऑब्जर्वेशन में, एंड सिम्टम गो टू रॉन्ग डायरेक्शन इन द 12th ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से आप लोग को पूरे 12 ऑब्जर्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, सरोगेट्स आर ए सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सरोगेट्स आर ए सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिसिमिलर डिसीज व्हेन बोथ आर क्रॉनिक कैरेक्टर एंड इक्वल स्ट्रेंथ मीटिंग टुगेदर इन ह्यूमन बीइंग विल बी कॉजेस। क्या होगा इस कंडीशन में, आप लोग बताइए। द राइट आंसर इज कॉम्प्लेक्स डिसीज बनाएंगे वो लोग बॉडी में मिलके। जो दो डिसिमिलर डिसीज हैं और दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, यदि एक स्ट्रांग रहता तो एक को सस्पेंड कर देता और दूसरा जो पावरफुल रहता वो बॉडी में डोमिनेंट रहता। लेकिन इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों डिसिमिलर डिसीज़ हैं, क्रॉनिक कैरेक्टर के हैं, साथ ही साथ इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो हमारी बॉडी में दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज, constitution of an individual develop as a result of the following: interaction between the heredity and the environmental factor. The right answer is option A. स्टुअर्ट क्लॉज के क्या कहना था? constitution of the individual is develop as a result of interaction between the heredity, जो कि हमको अपनी फैमिली से मिलती है, and the environmental factor, ये मिलकर के हमारे बॉडी का constitution फॉर्म करते हैं। तो इनके हिसाब से ये कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू साइकोसिस ए कंटेजियस डिसीज विच इज रिजल्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया, क्रॉनिक गोनोरिया। द राइट आंसर इज 77 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन बी, J.T. कैंट ने कहा था। ये J.T. कैंट ने क्या कहा था? साइकोसिस इज ए कंटेजियस डिसीज विच इज अ रिजल्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द क्रॉनिक गोनोरिया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। बाय विच मेथड ऑफ हैनीमन गॉट द आइडिया ऑफ सिमिलिया सिलिम्बस क्यूरेंटर। तो किस मेथड के द्वारा उन्होंने कहा था इसको? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79। ऑफ द बिलो विच इज द करेक्ट theory of vital force and drug dynamization was elaborated first in 5th edition of Organ of Medicine। तो राइट आंसर क्या है इसका फ्रेंड? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन इज ए 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। बाकी ये ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग है। ये ना 4th एडिशन में कहा गया था, ना 3rd एडिशन में, ना ही 2nd एडिशन में फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके सारे आप लोग एफोरिज्म सभी याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने थे, कौन सी ईयर में पब्लिकेशन थे। तो चलिए इसके लिए अपन एक बार चार्ट देखते हैं इसके, कौन सी ईयर में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सब एडिशन पब्लिश हुए थे और इसमें कितने सेक्शन थे। तो इस चार्ट के थ्रू अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेम ऑफ द बुक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन एंड द इम्पॉर्टेंट न्यू एडिशन। तो इसमें सबसे पहला है ऑर्गन ऑफ रेटिनल आर्ट ऑफ हीलिंग 1810, इसमें कितने सेक्शन है? 271 है। उसी तरह ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट है सेकेंड, इसमें 1819 और इसमें कितने हैं? 318 है फ्रेंड्स। थर्ड में कितना है? 1824 में पब्लिश हुआ था और इसमें कितने सेक्शन है? टोटल 320। उसी तरह 4th एडिशन में 1829 में पब्लिश हुआ था एंड 292 इसमें सेक्शन है। और 4th एडिशन में क्या हुआ था? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड 5th में क्या था? 1833 में ईयर में पब्लिश हुआ था और इसमें कितने सेक्शन थे? 294। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स एंड द ड्रग डायनामाइजेशन आर इंट्रोड्यूस इन दिस फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका यही है। वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन वॉज द फर्स्ट इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ में क्या है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, इसको नाम दिया गया था और ये 1921 में ईयर में पब्लिश हुआ था। और कितने सेक्शन थे इसमें, 291। और इसमें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इसको नाम दिया गया था। सबसे पहले में क्या था, ऑर्गन ऑफ रेटिनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट था सेकेंड में, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में इसका नाम वही था, फिफ्थ में भी यही नाम था, लेकिन फिफ्थ में इसको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए इसको एक थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन से समझते हैं एक एक को। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश होता है, 1810 एडी में। नंबर ऑफ एफोरीज इसमें 259 दिया फ्रेंड, ये गलत है, अभी हमने देखा 271 है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग मत मानिएगा, ये रॉन्ग है, 271 ये राइट है। टाइटल जर्मन में ये था, एंड ऑर्गन डर रेटिनॉल हेलिकुंडे। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश मीनिंग क्या है, ऑर्गन ऑफ रेटिनल आर्ट ऑफ हीलिंग और इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द रेटिनल मेडिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होम्योपैथी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें अपीयरेंसेस। इन 1810 वाइल द हैनीमन स्टे वॉज एट द ट्रोग्यू, पब्लिश बाय द फेमस पब्लिशर अर्नोल्ड और डैरसन, financed by a grateful patrons of Henneman. All the copies were sold out in the just 9 year of publication. ठीक है फ्रेंड, जब हैनीमन 1810 में ट्रोग्यू में थे तब इसको पब्लिश किया था उन्होंने, और इसकी ऑल कॉपीज़ ये सोल्ड आउट हो गई थी 9 ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन में। ठीक है, इसके कंटेंट देखते हैं। वेरी स्मॉल इंट्रोडक्टरी चैप्टर कंपेयर टू अदर एडिशन, नो टेबल ऑफ कंटेंट, हैनीमन पुट ए स्मॉल पोएम ऑन द टाइटल पेज रिटन बाय द पोएट गिलर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इन 1805 AD द सेम स्ट्रेंजर इंक्लूड इन द हैनीमन मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, some international homeopathic cures mentioned in the medical book of that time also include in the introductory chapter. Views of different author on the homeopathic cure were also mentioned. Translation किसने किया था इसको, in 1913 AD C.E. Wheeler translated into English from German. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकेंड एडिशन के बारे में। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था, 1819 AD में। लैंग्वेज कौन सा था, जर्मन, एंड द नंबर ऑफ एफोरिज्म कितना था, 318। एक्चुअल नंबर कितना था, वॉज 315, बिकॉज आफ्टर द एफोरिज्म 250 वी फाउंड द डायरेक्टली एफोरिज्म 219 ड्यू टू द प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें मिसिंग वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कौन से मिसिंग एफोरिज्म है सेकेंड एडिशन में, तो 216, 17 एंड 18 ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इसमें 250 से डायरेक्ट 219 हमको देखने को मिलता है। टाइटल क्या है, जर्मन इज द ऑर्गन डेर हेलिकुस्ट, इंग्लिश मीनिंग इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट, एंड द अपीयरेंसेस दिस एडिशन वॉज रिटन एज ए एग्यूमेंटेड एडिशन पब्लिश फ्रॉम द लिपिक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड एडिशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कहाँ पब्लिश हुई थी, तो लिपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले कहाँ हुई थी, ट्रोग्यू में, सेकेंड वाली लिपिक में, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कोथेन में हुई थी, एंड सिक्स्थ कहाँ हुई थी, पेरिस में पब्लिश हुई थी। इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं अपन। दिस एडिशन कंटेन ए लेंदी इंट्रोडक्शन चैप्टर एस एन आंसर टू द क्रिटिसिज्म ऑफ फर्स्ट। This chapter elaborates the ill effect of allopathy medicine and some irritational method of treatment adopted by the allopathy physician of that time. ट्रांसलेशन किसने किया था, इन 1824 बाय द Ernest George von Bruno फ्रॉम द जर्मन टू फ्रेंच। ठीक है फ्रेंड, पहला वाला इंग्लिश टू जर्मन में हुआ था, सी विलर ने किया था, और ये सेकेंड वाला किसने किया था, Ernest George von Bruno जर्मन टू फ्रेंच में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड थर्ड एडिशन के बारे में। पब्लिश कब हुई थी, 1824 में। लैंग्वेज थी जर्मन, एंड कितने नंबर एफोरिज्म थे, 320। द नेम एंड द टाइटल पेज इज रिमेंड एज द सेम, ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट, एंड इसके अपीयरेंसेस देखते हैं अपन। दिस इज एडिशन वॉज पब्लिश्ड वाइल द हैनीमन स्टे इन कोथेन। ठीक है फ्रेंड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कोथेन में हुआ था। दिस वॉज पब्लिश्ड एज द इम्प्रूव्ड एडिशन। सेकेंड वाला क्या था, एग्यूमेंटेड था। A beautiful photograph of Dr. Henneman sitting with a pen in his hand was printed. Content क्या है, the wrong enumeration was not resolved, hence it is actually contain 317 aphorism. उसके बाद देखते हैं फोर्थ एडिशन पब्लिक कब हुआ था, पब्लिश 1829 AD में जर्मन लैंग्वेज में, एंड 292 इसमें एफोरिज्म थे।
द टाइटल क्या है इसका, ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। appearances published as an improved edition, this edition was also published during the honeymoon stay at कोथेन। ठीक है फ्रेंड, ये भी कोथेन में ही पब्लिश हुआ था। कंटेंट देखते हैं इसके। मैनी चेंजेस वेयर द एड मेड इन द एफोरिज्म, फ्यू ऑफ देम वेयर एक्सक्लूडेड। द इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज वॉज फर्स्ट टाइम इज एपियन। In this theory, Hahnemann described the psoriatic miasm as the causes of the most chronic disease. The chapter introduction of hormone was introduced in this edition. ठीक है फ्रेंड, ट्रांसलेशन देखते हैं इसमें। इन 1833 AD बाय द चार्ल्स एच डेरिवेंट फ्रॉम द जर्मन टू इंग्लिश, दिस वॉज द फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम इसमें थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में बताया गया था 4th एडिशन में। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1829 में, एंड 292 इसमें एफोरिज्म थे। नेक्स्ट देखते हैं 5th एडिशन। पब्लिकेशन ईयर इज़ द 1833 AD। लैंग्वेज था जर्मन में, एंड 294 इसमें एफोरिज्म थे, सेम एज द बिफोर ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, इसके अपीयरेंसेस देखते हैं। दिस एडिशन वॉज द लास्ट पब्लिकेशन ऑफ द हनीमन लाइफ। इट वॉज पब्लिश इन हिज लेटर ईयर ऑफ लाइफ वाइल द हनीमन इज लाइव्ड इन पेरिस। It was preferred as the textbook in the majority of the medical college all over the world. This was the most precise and the popular edition out of the 6th edition. Contain the theory of vital force was introduced in this edition, and the theory of the drug dynamization was the introduced. ठीक है फ्रेंड्स, तो 5th एडिशन में क्या हुआ था, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, 1833 में, और कितने एफोरिज्म थे, 294। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। इन 1849 AD बाय डॉक्टर R.E. डुगडोइन फॉर जर्मन टू इंग्लिश, विच वॉज द अगेन ट्रांसलेटेड बाय द हिम इन 1843 AD, एंड दिस सेम एडिशन वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू द इंग्लिश बाय C. विसेल्होफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। पब्लिश कब हुआ था, 1921 AD, जर्मन लैंग्वेज में, एंड कितने एफोरिज्म थे इसमें, 291। द टाइटल वॉज दिस एडिशन अगेन चेंज टू ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन में, इसको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में चेंज किया गया था। इसके अपीयरेंसेस के बारे में देखते हैं अपन। The manuscript of this edition was kept ready for Hahnemann himself in February 1842 AD, but it came into light in 1921 AD में, and this edition was published in 78 years after the death of our master. Hence it is called the posthumous after death edition. Hahnemann जी के 78 ईयर डेथ के बाद ही ये पब्लिश हुआ था फ्रेंड, इसलिए इसको पोस्थोमस आफ्टर डेथ एडिशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और इसके बारे में पूरे डिटेल में देख लिया है, और ये कब पब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, कितने एफोरिज्म थे, तो इसको अपन ने इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट हुआ था 1810 में, 271 एफोरिज्म थे। सेकेंड हुआ था 1819 में, 318। थर्ड हुआ था 1824 में, 320 एफोरिज्म, एंड 1829 में फोर्थ हुआ था, एंड कितने एफोरिज्म थे, 292। फिफ्थ 1833, 294, एंड सिक्स्थ वन इज़ द 1921 एंड द 291 एफोरिज्म थे। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या इसको नाम दिया गया था, ऑर्गन ऑफ टेटिनल आर्ट ऑफ हीलिंग। सेकेंड में ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट दिया गया था। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में भी इसका नाम यही था, लेकिन सिक्स्थ में इसको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन दिया गया। उसी तरह फोर्थ में इसमें क्रॉनिक डिसीज़ फर्स्ट टाइम इस इंट्रोड्यूस हुआ था, और फिफ्थ में हुआ था वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन। ठीक है, तो ये अपना अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80। ऑफ द बिलो विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ऑब्टेन द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंट बाय द डॉक्टर टेकिंग द मेडिसिन इंटरनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80। ऑफ द बिलो विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ऑब्टेन द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग? The right answer is experiment of the doctor taking the medicine internally. Which is the suitable method to obtain the pathogenic power of the drug? ठीक है फ्रेंड्स, ना ही एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से, ना एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट्स, ना एक्सपेरिमेंट ऑन द डिसीज पर्सन।
ठीक है। इन सब से करने से हमको पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ड्रग पता नहीं चलेगा जब तक खुद ही आप उसको लेके डॉक्टर देखें कि नहीं, उससे आपको रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेडिसिन के पैथोजेनेटिक पावर को डॉक्टर ही लेंगे तो उनको अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 81। हाउ मैनी एफोरिज्म आर प्रेजेंट इन 4th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, पहले में कितना था 259, सेकेंड में कितना था फ्रेंड्स 318, थर्ड में कितना था 320, फोर्थ में कितना था 292, फिफ्थ में कितना था 294 एंड लास्ट में कितना 291 था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 82। द फ्रेंड ऑफ हेल्थ वॉज रिटर्न बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हैनीमन। फ्रेंड ऑफ हेल्थ किसने लिखा था, हैनीमन ने। कौन कौन से ईयर में, 1792 एंड 1795 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1792 में फर्स्ट एंड सेकेंड, 1795 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी आर नॉट ओनली द लाइफ बट ओनली द रिजल्ट ऑफ लाइफ इज सेड बाय डॉक्टर धूनम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर धूनम। तो देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। फिजियोथेरेपी इज इंडिकेटेड विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मेंटल डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेंटल डिसीज हैविंग द फिजिकल और मेंटल कॉजेज विच आर द डिफिकल्ट टू बी एसर्टेन। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी इज इंडिकेटेड विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मेंटल डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेंटल डिसीज हैविंग द फिजिकल और मेंटल कॉजेज विच आर डिफिकल्ट टू बी एसर्टेन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली एमडी एंट्रेंस 2009 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चंस को। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 85। ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथी केस टेकिंग इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी to obtain an individual picture of the disease. To obtain an individual picture of the disease, the right answer is option D. Next question friend, question number 86. In which aphorism Dr. Samuel Hahnemann has given idea about the homeopathy specific remedy? तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी एफोरिज्म नंबर 147 में स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा मुझे कि अगर आप लोग को एफोरिज्म का चार्ट चाहिए तो मैं भी आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 87। आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल इसेंस ऑफ द डिसीज आर। द राइट आंसर इज ऑप्शन, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। Outwardly reflected picture of the internal essence of the disease are totality of the symptoms. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, सोरा इज द कॉजेज ऑफ नॉन वेनरल क्रॉनिक डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉन वेनरल क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 89। हैनीमन रोट इन ओनली जर्मन लैंग्वेज, बोथ जर्मन एंड लैटिन, जर्मन इंग्लिश एंड लैटिन एंड द नेक्स्ट क्या है, जर्मन फ्रेंच एंड लैटिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जर्मन फ्रेंच एंड लैटिन। हैनीमन रोट इन 3 लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फेज ऑफ ऑडे सप्रे वॉज ए क्वाइंड बाय हॉर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 91। हैनीमन डाइड इन द सिटी ऑफ पेरिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पेरिस। Next question friend, of the below which require changes in diet regulation? The right answer is indisposition. The right answer is option A indisposition. Next question friend, question number 93. Medicine of experience was written by Hahnemann. The right answer is option B Hahnemann. Medicine of experience is written by Hahnemann. Next 94. Of the below which is the suitable medicine? The right answer is option B, the medicine which has the greatest similarity to the totality of the symptom. The right answer is option B. बाकी ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स, the medicine which has previously cured the same type of disease, ये रॉन्ग है।
ऑप्शन सी क्या, द मेडिसिन विच हैज़ ए डेवलप द सेम टाइप ऑफ लीजन इन द एनिमल इंटेंशन, ये भी रॉन्ग है। द मेडिसिन बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम व्हेन द इंडिकेटेड ड्रग इज नॉट अवेलेबल, तो ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 95, ऑफ द बिलो 4 पर्सन बाय वूम सीजेट इफेक्टस सीजर कॉजेस वॉज डिक्लेयर्ड बाय, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैनीमन ने कहा था ये, सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, लास्ट वर्ड अटर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमन वेयर, प्लीज़ पब्लिश द 6th edition of Organon, प्लीज़ स्प्रेड होम्योपैथी, आई हैव नॉट लाइव्ड इन वेन एंड ओ गॉड, तो उनका लास्ट वर्ड क्या था फ्रेंड इसमें, आई हैव नॉट लाइव्ड इन वेन, लास्ट वर्ड अटर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर केंट वॉज ए बॉर्न इन, केंट कब बॉर्न हुए थे, ऑप्शन बी 31 मार्च 1849, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, 50 मिलीसिमल स्केल इज डिस्क्राइब्ड इन द विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ये हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 99, हु गेव द आइडिया ऑफ कंप्लीट सिम्टम, तो ये किसका आइडिया था कंप्लीट सिम्टम में, डॉक्टर बोनिंग हसन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर बोनिंग हसन। ये कंप्लीट सिम्टम में क्या क्या था, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़ एंड कन्कॉमिटेंट, इसे इन्होंने कंप्लीट सिम्टम का नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 100, ए सिम्टम इज ए सेड टू बी ए कंप्लीट इफ देयर इज ए लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़ एंड कॉन्कॉमिटेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर बोनिंग हसन ने कंप्लीट सिम्टम के बारे में बताया था, और कंप्लीट सिम्टम किस में कंप्लीट होता है, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़ एंड कॉन्कॉमिटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैंट 12th ऑब्जर्वेशन स्टेट इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्या बोल रहा है इसमें, ऑप्शन ए द रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन इन द सेम पोटेंसी, रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन हायर पोटेंसी एंड द मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोटेड एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 101, इंटरप्रिटेशन ऑफ कैंट 12th ऑब्जर्वेशन, तो इसमें ऑप्शन क्या है, रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन इन सेम पोटेंसी, रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन इन द हायर पोटेंसी, मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोटेड एट वंस एंड द नन ऑफ द अबव, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोटेड एट वंस। ठीक है फ्रेंड्स, 12th ऑब्जर्वेशन में मेडिसिन रॉन्ग सिम्टम रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, तो अपन को पेशेंट को एंटीडोटेड मेडिसिन देनी चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन में प्रोग्नोसिस बैड रहती है और उसमें पेशेंट को एंटीडोटेड मेडिसिन देनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमन इंक्लूडेड थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, तो कौन से एडिशन में था, अभी हमने देखा है फ्रेंड्स, पूरे अपने अच्छे से पढ़ा इसको, तो ये था अपने थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन एंड द वाइटल फोर्स था, ये 5th एडिशन में था फ्रेंड। इसमें राइट आंसर है 100 सी का 2 का सी है फ्रेंड, 5th एडिशन में था। 4th में था क्या, क्रॉनिक डिसीज़, 5th में क्या था, वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनेमाइजेशन, एंड 6 में था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 103, इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमन हैज़ इंक्लूडेड द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, तो इसका आंसर अभी हमने देखा है फ्रेंड, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ ये भी था 4th में, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ फ्रेंड्स। अच्छा, थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन 5th में था और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ 4th एडिशन में था। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें था थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन एंड इसमें है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, इसका आंसर होगा 5th एंड इसका आंसर होगा 4th में। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 104, स्यूडो सिफिलिस एंड स्पूरियस सिफिलिस आर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिनोनिम्स, एक ही नाम है दोनों के, स्यूडो सिफिलिस एंड स्पूरियस सिफिलिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ मेरे आज के वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ऑर्गेनन की ये 300 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जिसमें कि हमने सिर्फ आज 104 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाकी नेक्स्ट को थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे कभी ना कभी एग्ज़ाम से पूछे ही गए हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनन के सेकेंड पार्ट में, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।